नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। आज हम जीके एनजीएस में चौथे दिन की क्लास करने वाले हैं, फोर्थ डे की क्लास करने वाले हैं। और फोर्थ डे में हम देखो हिस्ट्री मैंने पहले शुरू किया था। हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे एंड उत्तर प्रदेश का जीके भी पढ़ेंगे। लेकिन हमने शुरुआत जो की थी वो हिस्ट्री से की थी। तो हिस्ट्री में आज हम कह सकते हैं चौथे दिन की क्लास है और आज हम एंटर कर चुके। देखो हम पहले पढ़े थे, हमने वैदिक धर्म के बारे में, चारों वेदों के बारे में पढ़ा था। दूसरे क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तीसरे क्लास की बात करें, इसमें प्रमुख धर्मों के बारे में पढ़ा था, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म। इससे क्वेश्चन 100% आपके बीएड एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैंने पहले ही बोल रखा है हम उतना ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के बेस ऑफ व्यू से सही हो। फालतू एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ के हम प्रैक्टिस पे उतर जाएंगे। ठीक, तो आज की बात करें, आज हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एंटर करेंगे। 16 महाजनपदों का उदय होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मगध साम्राज्य में एंटर कर जाएंगे। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, कौन कौन से प्रतापी राजा थे, अंतिम राजा कौन था। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर से बोलता हूं, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है। सपोर्ट कैसे, किस प्रकार से कर सकते हो? क्लास को शेयर कर सकते हो। आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, वहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप पे, ठीक है। और जो बच्चे आपके साथ, जो भी ग्रुप है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वहां पे शेयर करने की कोशिश करो। चलिए हम बात करें, यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। हम 16 महाजनपद उदय के बारे में बात करें। 16 महाजनपद उदय, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भैया, 16 महाजनपद क्या उदय की बात करें, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? लिख लीजिएगा, 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। ठीक, तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ से भी मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ से मिलती है। ठीक, बौद्ध धर्म ग्रंथ से मिलती है। क्या बौद्ध धर्म ग्रंथ से अलावा और कहीं नहीं मिलती? नहीं, जैन धर्म ग्रंथ से भी हमें देखने को मिलता है 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम था आगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आगुत्तर निकाय कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां से देखने को मिलती है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ आगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ आगुत्तर निकाय ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है। क्या प्रामाणिक माना जाता है? तथा एक जैन धर्म ग्रंथ था, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है। उस जैन धर्म ग्रंथ का नाम क्या था? इसका नाम था भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोनों लिख लीजिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख या फिर जानकारी हमें कहां देखने को मिलती है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ आगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है, जो सर्वाधिक प्रामाणिक है। तथा इसके अलावा जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद काल की बात करें, इसको द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? महाजनपद दे देगा भैया, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज की राजधानी क्या थी? सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? ठीक है, सबसे सेफ महाजनपद कौन सा था? ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, चले आगे शुरू करें। चलिए, तो यहाँ पे राजधानी एक तरफ महाजनपद डाल लो, एक तरफ महाजनपद डाल लो, ये आपने लिख लिया होगा आई होप। अब आइए हम एक तरफ महाजनपद डाल लेते हैं, एक तरफ राजधानी हम याद करने की कोशिश करते हैं। काशी की राजधानी आपको याद नहीं करना, काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी की जो राजधानी थी वाराणसी थी, ये आपको याद नहीं करना, मुझे नहीं लगता याद करना पड़ेगा। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की बात करें तो ये श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज को राजगिरी भी बोलते हैं, पाटलिपुत्र बोलते हैं। मगध 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। क्या था? सर्वाधिक सुख संपन्न से सबसे शक्तिशाली था मगध। ठीक, मगध। राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी या पाटलिपुत्रा भी बोलते हैं, पटना के आसपास का जो एरिया था वो मगध बोलते थे। ठीक, चलिए, वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। कुशीनारा की, मल्ल की कुशीनगर। कुशीनगर को कुशीनारा भी बोलते थे। यही कुशीनगर जहां पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये आप याद रखिएगा। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, अगर जो मैं बात करूं
जो चेदी है, चेदी वंश की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। क्या? सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इतना याद हो गया। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की गिरिब्रज राजगिर पाटलिपुत्र, वज्र की राजधानी वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, चेदी की सुक्तिमती, वेदी का आपका वत्स का हो गया आपका कौशाम्बी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुरु का इंद्रप्रस्थ था। क्या? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान मेरठ के आसपास का एरिया जो पड़ता है वो इंद्रप्रस्थ। ठीक, कुरु का इंद्रप्रस्थ। पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल, पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल। मत्स्य का विराट नगर। क्या? विराट नगर था मत्स्य का। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली। गांधार की तक्षशिला, अफगानिस्तान का वर्तमान का क्षेत्र। कंबोज का राजपुर। अवंती का उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है, इसके अलावा ये 16 महाजनपद थे। आप एक बार फिर से देख लीजिए भाई, एक बार फिर से देख लीजिए। काशी का वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की गिरी ब्रजराज की। ठीक है, इसके अलावा वज्र की वैशाली, मल्ल का कुशीनगर या कुशीनारा, चेदी का बात करें सुक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, पांचाल का इछत्र या काम्पिल, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुर और अवंती की उज्जैनी या महिष्मती। इसके अलावा 16 महाजनपदों से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूछ सकता है भाई किस धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है? आपका बौद्ध धर्म का अकुत्तर निकाय से सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की आपका जो राजधानियां हैं वो आपसे पूछ सकता है और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं भैया मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य की बात करें, मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। मगध साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था? आपसे पूछे, बृहद्रथ था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। याद रखिए, अंतिम भी बृहद्रथ था। ठीक है, और स्टार्टिंग भी बृहद्रथ से हुई थी। वो हम बात करेंगे अभी आगे, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बृहद्रथ की बात करें, मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश माना जाता था। तो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन था? बृहद्रथ था। मगध की राजधानी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, गिरिब्रज या राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी। अब मगध में ही सबसे पहला वंश कौन सा आता है? ठीक है, बृहद्रथ ने, याद रखिएगा, बृहद्रथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिब्रज बनाई थी। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो बृहद्रथ था इसके पास कोई संतान नहीं था। ये कोई संतान नहीं था, संतानहीन था। ये संतानहीन था, संतानहीन था, परंतु जरा नामक राक्षसी के वरदान से जरासंग नामक इससे पुत्र उत्पन्न हुआ था। कौन? जरासंग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। और कहा जाता जो जरासंग था ना, वो बृहदत्त का पुत्र था और बृहदत्त की मृत्यु के बाद जरासंग शासक बना था। ठीक, वहीं पे अगर जो हम श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जरासंध की ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अनेक बार युद्ध किए थे, परंतु अंत में पांडु पुत्र भीम के हाथों मारा गया था। याद रखिएगा। और इस वंश के अंतिम शासक की बात करें, बृहदत्त वंश की बात कर रहे हैं, रिपुंजय माना जाता, बृहदत्त वंश की बात करें, लेकिन मगध का याद रखिएगा कौन था? आपका बृहदत्त था। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं, दूसरा बृहदत्त होता है। ठीक, चलिए, और इसके बाद देखिए, याद रखिएगा, इसके बाद रिपुंजय था। जब रिपुंजय यहाँ पे मारा गया तो हर्यक वंश की नींव डाली गई। तो यहां से हम एंटर कर जाते हैं हर्यक वंश में। तो अब मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एक्स्ट्रा मैंने बता दी। अब हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश चला था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये उल्टा चलता है। तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासक था। किसका शासक था? हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की बात करें, हर्यक वंश की बात करें तो इसमें मगध साम्राज्य की महत्ता और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसमें बिंबिसार को माना जाता है, लेकिन बिंबिसार से पहले भट्टिय नाम का एक शासक था जिसने इसकी नींव डाली थी। भट्टिय नाम का था, लेकिन भट्टिय के बारे में हमको इतिहास में उतना पढ़ने को नहीं मिलता। सिर्फ एक साल रहा था, 544 से 545 तक, 544 तक, 545 से 544 तक रहा था। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे ज्यादा पूछा जाता है, भट्टी के बारे में आपके एग्जाम में आता नहीं है। तो मगध साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो जिसकी सत्ता 544 से 442 ईसा पूर्व तक रही थी। 544 से 442 नहीं है यार, बिंबिसार की बात हो रही है ना, है?
491 है, ये 491 है, 491, 544 से 491, 491 तक रही, ठीक, 491 ईसा पूर्व तक रही। अब बिंबिसार ने राजधानी जो बनाई थी गिरिब्रज या राजगिरी बनाई थी, इतना क्लियर है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 544 से 491 पढ़ लीजिएगा। उसने राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी बनाई, ठीक है, गिरिब्रज या राजगिरी बनाई, ठीक। चलिए इसके बाद बात करें भट्टी के बारे में। मैंने बताया कि भट्टी था, मेन था, लेकिन भट्टी के बारे में उतना हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। और बिंबिसार का शासनकाल 544 से 491 ईसा पूर्व था। उसने अपनी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी बनाई, ठीक है। चलिए अब बात करें बिंबिसार क्या करता भाई। बिंबिसार एक तो भाई प्रारंभ में पहले क्या करते थे भैया, एक तो अटैक करके हम अपना शासनकाल बढ़ा लेते हैं, हम अपने जो एरिया है बढ़ा लेते हैं भाई, हम अपना वो क्या बोलते हैं जो राज्य है उसको बढ़ा लेते हैं। एक तो भाई हम शादी ब्याह करके हम कर लेते थे भाई, शांति से हम हैं तो हम अपने बगल के जो राजा है उनकी बेटी से शादी कर लिए, तो उनका भी शासन, उनसे दोस्ती हो जाती थी, तो उनसे अच्छा खासा वो जमीन वमीन का भी दहेज में मिल जाता था। तो ये काम करते थे। तो बिंबिसार ने, याद रखिएगा, वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी जो राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ किया। अब वैवाहिक संबंधों के हिसाब से सुनने को मिलता है वैशाली के राज्य था, वहां की राजकुमारी चेलना जो राजा चेतक की पुत्री थी उनसे विवाह किया। कौशल देश की जो राजकुमारी थी कौशला देवी जो प्रसेनजीत की पुत्री थी उनसे विवाह किया। इसके अलावा खेमा नाम भी आता जो पंजाब भद्र की राजकुमारी थी उनसे भी विवाह करता है, ठीक। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। अब देखो पुत्रिया किससे विवाह किया, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने नहीं दिया, आपके बीएड एग्जाम की दे दी, लेकिन एसएससी दे रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि अवंती के शासक चंड प्रगोत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा था, ठीक। इनको क्या हुआ था भाई, इनको एक रोग हो गया था, चंड प्रगोत महासेन को एक रोग हो गया था जो बोलते हैं पीलिया। पीलिया 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 नहीं बोलते थे उस समय, बोलते थे पांडु रोग। अब भाई पांडु रोग हो गया किसको? चंड प्रगोत महासेन को। अवंती के शासक थे। तो क्या किया बिंबिसार ने, अपना जो राज्य वैद्य था जीवक, इसको भेज दिया भाई, जाओ तुम उनका सेवा करके आओ, ठीक, जाओ सेवा करके आओ। अब सेवा करने में भी इनकी कुछ रही होगी। कौन, कहाँ के राजा थे? बिंबिसार ने कहाँ के थे? अवंती के, ठीक। अब भाई जब भेजा तो उनसे भी दोस्ती हुई होगी, ठीक है, तो उनसे दोस्ती हो गई, चलिए भाई वो भी हमारे दोस्त हो गए। अब दोस्त है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अटैक कभी करेंगे नहीं। चलिए तो ये हो गया, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है कि जीवक, अवंती के साथ चंड प्रगोत की चिकित्सा के लिए किसको भेजा था? बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, अपना राज्य वैद्य, ठीक। बिंबिसार को उसके पुत्र अजात शत्रु ने मारा। इनमें बहुत चीजें थे भाई। हमारा पप्पा है वो शासन पे बैठा है, भैया हमको राजा बना तो हम पप्पा को मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पप्पा को मार देंगे, हम राजा बन जाएंगे, ठीक है। तो इनमें अगर जो बात करें, बिंबिसार को अजात शत्रु ने मारा। अब अजात शत्रु भी कम नहीं, अजात शत्रु को भी उसके पुत्र ने मार दिया था, अजात शत्रु को भी उसके पुत्र ने मार दिया था। तो ये क्रम चलता रहता है भाई, अजात शत्रु को भी उनके पुत्र ने मार दिया था, ठीक। चलिए तो हम बात करें कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की। अब अजात शत्रु ने जब उसकी हत्या कर दी तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक बंदी बनाकर कहां सत्ता पर कब्जा कर लिया। और अजात शत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है, अजात शत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है, तथा इसको पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाला भी जाना जाता है। तो अजात शत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको पितृहंता भी बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है। चलिए अब अजात शत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए क्या किया था? इसने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, ठीक है। किसको हराने के लिए किया था बताइए? किसको हराने के लिए किया था? इन लिच्छवी को पराजित करने के लिए, याद रखिएगा। अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सप्तकर्णिका गुफा में प्रथम बौद्ध संगति, लो भाई प्रथम बौद्ध संगति मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति की अगर जो हम बात करें तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक।
और प्रथम बौद्ध संगति की ही अगर जो हम बात करें तो कब हुआ था, मैंने बताया कि प्रथम बौद्ध संगति ये सप्तकर्णी गुफा में हुआ था 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ पे, राजगृह में, राजगृह में। ठीक, किसके शासनकाल में, आजाद शत्रु के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप की। ठीक है, तो आजाद शत्रु के शासनकाल में सप्तकर्णिका गुफा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। ठीक, अब आजाद शत्रु का पुत्र कौन था, उदायन। उदायन ने क्या किया भाई, उदायन आया, कहा ये हमारे पापा को मारा था। भैया माहौल का फर्क पड़ता है, ये हमारे पापा को मारा था, हम भी इसको मार के सत्ता हथिया लेंगे। तो उदायन था, जिसको उदयभद्र नाम से भी जानते थे, इसने हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक बना। ठीक, इन्होंने पापा को मारा और इसने हर्यक वंश का ये तीसरा शासक बना। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दी, नगर की स्थापना की, सॉरी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, याद रखिएगा। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसने, उदायन ने। उदायन जब आया, जिसका नाम उदयभद्र था। ठीक, और इसे राजधानी भी बना देता है। इसका मेन उद्देश्य था कि भैया हम पहले पाटलिपुत्र नामक स्थापना करेंगे, जो पटना है वर्तमान में, फिर हम उसको क्या करेंगे, अपने साम्राज्य की राजधानी बना देंगे। क्लियर है। ठीक है, अब अगर जो मैं बात करूं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हर्यक वंश के। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन था, नागदशक। ये भी लिख लीजिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने मार डाला। और जब शिशुनाग ने इसको, नागदशक को मार डालता है कौन, शिशुनाग, और वहीं पे हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है। और शिशुनाग आके क्या करता है, शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक, शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा इतनी सारी चीजें। अब हर्यक वंश खत्म हो गया। हर्यक वंश में क्या पड़ा, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु का बेटा उदायन। ठीक है, अब यहाँ पे नागदशक अंतिम शासक था। ठीक है, पहला जो शासक था वो हम बिंबिसार को मानते हैं, अंतिम नागदशक था हर्यक वंश का। और हर्यक वंश नागदशक को बनारस के शासक थे, बनारस के राज्यपाल थे शिशुनाग, उन्होंने मार डाला। और यहाँ पे मगध वंश का हर्यक वंश का समाप्ति हो गया। ठीक है, और यहाँ पे शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की राजधानी, शिशुनाग वंश को की स्थापना की। और शिशुनाग वंश की बात करें, ये 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला था शिशुनाग वंश। ठीक, तो क्वेश्चन पहला यहाँ पे बनेगा, शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो शिशुनाग ने की। किसने की, शिशुनाग ने की। मगध पर सत्ता पर कब्जा किया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। पहला क्वेश्चन हो गया शिशुनाग। ठीक, शिशुनाग की बात करें, इसमें शासकों में पहला नंबर आता है शिशुनाग का। इसके शासक कौन कौन से थे, पहले नंबर पे आता है शिशुनाग का। शिशुनाग पहला शासक था। उसके बाद कालाशोक के बारे में सुनते हो, कालाशोक के बारे में सुनते हो शिशुनाग। कालाशोक को काकवड़ नाम से जाना जाता है, काकवड़। अब काकवड़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत काला था भाई, बहुत काला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थे नंदीवर्धन। ठीक, नंदीवर्धन। ठीक है, चलिए नंदीवर्धन, ये टोटल ये शिशुनाग वंश में पहले शिशुनाग ने स्थापना की, कालाशोक आया, फिर नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की बात करें, ये 9 भाई थे सामूहिक रूप से, याद रखिएगा। ठीक, 9 भाई थे सामूहिक रूप से। शिशुनाग जो शासक बनने से पूर्व क्या था, तो याद रखिएगा शिशुनाग शासक बनने से पूर्व बनारस का राज्यपाल था। यह भी मैंने आपको बताया, शिशुनाग सत्ता पर आने से पूर्व बनारस का राज्यपाल था। ठीक है, चलिए इसने मगध की 2 राजधानियां बनाई, ये भी याद रखिएगा। इसने, शिशुनाग ने मगध की 2 राजधानियां बनाई, मगध की 2 राजधानियां बनाई, 2 राजधानियां बनाई। जो जितना लिखवा रहा हूं उतना लिखते रहिए, ठीक है, उतना पढ़ते रहिए। 2 राजधानियां बनाई, कौन कौन से, सामूहिक रूप से 2 राजधानियां बनाई थी शिशुनाग ने। प्रथम गिरिब्रज था, गिरिब्रज ये तो पता ही आपको। दूसरा था वैशाली, वैशाली को भी इसने राजधानी बना दी थी मगध की। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके शासन कालाशोक को काकवड़ नाम से भी जानते हैं, के शासन काल में मगध की राजधानी वैशाली थी, जहां द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो क्वेश्चन आएगा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, अगर जो आपसे ये पूछे तो क्या बताओगे, कहाँ हुआ था, आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, कालाशोक की अध्यक्षता में, शासनकाल में। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में ताबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अब इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश की बात करें, नंदवंश 344 ईसा पूर्व से चला था, 324 ईसा पूर्व। नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मनंद।
महापद्मनंद इसे सर्व छत्रांतक कहा जाता था। सर्व छत्रांतक का मतलब क्या हुआ भाई? ठीक है, सर्व छत्रांतक का मतलब क्या हुआ? क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक, संस्थापक याद रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अंतिम शासक कौन था ये भी याद कर लो, अंतिम शासक कौन था? इसी के बाद आपका मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद। तो प्रथम नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी, अंतिम शासक घनानंद था। शासकों के क्रम की बात करें तो महापद्मनंद के बाद घनानंद आते हैं, खत्म हो जाता है भाई, कोई क्रम नहीं है, कोई क्रम याद नहीं करना। ठीक, तो महापद्मनंद की बात करें, महापद्मनंद को जैन और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अग्रसेन कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। सर्व छत्रांतक का क्या मतलब है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या? क्षत्रियों का नाश करने वाला इसे कहा गया है। इसने एक राट की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, एक राट की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, अब आते हैं भाई घनानंद। घनानंद की बात करें, अतुल धन और अतुल संपत्ति, बहुत ढेर सारा धन और ढेर सारी संपत्ति का मालिक होने के कारण घनानंद को घनानंद कहा गया। घनानंद ने ही तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, जिनके बारे में आप लोग बार बार सुनते हो। चाणक्य के अन्य नाम की बात करें, विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य था, चाणक्य था। जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, चाणक्य का भाई ये बहुत अन्याय करता था घनानंद। तो लोग बोले भैया ये बहुत अन्याय करता, तो भाई घना जो आचार्य जी थे वो चले गए इसके दरबार में। तो भाई यहाँ पे उसने इनका भी अपमान कर दिया। इसका? आचार्य जी का। आचार्य जी कौन थे? चाणक्य। तो भैया अपने अपमान से आहत तो होंगे भाई, कोई भी हो, बड़ा आदमी है भाई, गया है तो अपमान तो हो गए। तो चाणक्य घनानंद ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का जब अपमान किया तो चाणक्य ने घनानंद को समूल यानी कि पूरी तरीके से विनाश करने की शपथ ली। घनानंद ने वहीं पे अपना जो चुटिया था भाई उसको खोल दिया। लो भाई, लो मैं चुटिया तभी बांधूंगा जब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हारा जो सत्ता है, जो तुम्हारा नंद वंश है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। तो वहीं पे चाणक्य चले जाते हैं। जाते जाते अब उनको उनके दिमाग में चलता रहता है, बातें दौड़ती रहती हैं, ऐसे ही चीजें, क्या भाई कैसे करेंगे ना, सब बोल तो दिया है, करना भी है, करना भी है, कैसे करेंगे। जाते हैं रास्ते में भाई, एक एक जगह भीड़ जुटी होती है, भीड़ जुटी होती है। तो वहां पे एक लड़का था, छोटा सा नन्हा सा बालक था, और वो लड़का क्या कर रहा था भाई, एक शेर था, उसको पिंजरे से निकाल के उसके साथ एक युद्ध करने की कोशिश कर रहा था। भाई युद्ध करने की कोशिश कर रहा था तो जाहिर सी बात है बच्चा शक्तिशाली होगा, बच्चे के अंदर बहुत पावर होगी। तो कहीं कहीं इनके बारे में छत्री भी आता कि लड़का क्षत्रिय था, कहीं सही लड़का शूद्र था, मतलब कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं। तो भाई उससे प्रभावित हुए चाणक्य। जब चाणक्य उससे प्रभावित हुए तो क्या किया भाई, चाणक्य उससे प्रभावित हुए तो जो चाणक्य थे उन्होंने कहा भाई ये बच्चा मुझे दे दो, जिसका भी ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे ले जा रहा हूं। तो भैया अब वो बच्चा था, पहले क्या होता था, तो उन्होंने कहा जाता है कि 1000 कासापड़ मुद्रा होती है, 1000 कासापड़ में उन्होंने उस बालक को खरीद लिया चाणक्य ने। और जब खरीद लिया तो उसको ले गए भैया, और बाद में वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वो चंद्रगुप्त मौर्य आगे आके नंद वंश के घनानंद को पराजित करता है और नंद वंश को उखाड़ फेंकता है। ठीक है, तो यही कहानी है, बस और कुछ नहीं है। तो महापद्मनंद को एक छत्र की राज्य की स्थापना तथा एकरार की उपाधि धारण की, एक राट है, एक राट की उपाधि धारण की। ठीक, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। थोड़ा सा हम सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, अब अगली क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर के बारे में क्या क्या पढ़ना भाई। सिकंदर, सिकंदर था ही अपने आप में, सिकंदर बहुत ही प्रतापी, बहुत ही बलवान, बहुत कम उम्र उसने युद्ध किया, और कम उम्र में भी वो चलता बना सिकंदर। ठीक है, बहुत कम उम्र में भी वो चलता बना सिकंदर। सिकंदर के बारे में बात करें, सबसे पहले याद रखिएगा सिकंदर किसका पुत्र था, मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र था। जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है, और 356 ईसा पूर्व में जन्म होता है, और 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। अब सोचो 56 और 23 कितना साल का जिया भाई, 7 ये हो गया 30, 40, 50 और 6, 26 और 7, 33 साल, मात्र 33 साल जिया। और उसका अगर जो सुनोगे ना, विजय अभियान चलता, जहां जाता था उखाड़ फेंकता था लोगों को।
सिकंदर, सिकंदर का जन्म दुनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने विजय योजना के अंतर्गत सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब शुरू हुआ? तो भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म कब हुआ? 356 में। भारत पर आक्रमण कब शुरू किया? 326 में। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। सबसे फेमस युद्ध की बात करें, झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस, ये पोरस है, पोरस ने सिकंदर का प्रतिरोध किया और सिकंदर व पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार होती है और इस युद्ध को विस्तृतता का युद्ध कहा जाता है या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। और किसकी जीत हुई थी? सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी। इतना याद रखोगे कि नहीं? याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब बाद में सिकंदर क्या करता? सिकंदर की सेना थी भाई, व्यास नदी से उसको पार करने से इंकार कर देती है, अतः सिकंदर को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ता है और वापस लौटने समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक जगह पे सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन नामक जगह पे सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेलुकस निकटर। इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेलुकस निकटर। और जल सेनापति निर्याकस था। जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? बाउफकेला। बाउफकेला। चलिए चलिए ठीक है। 33 वर्ष की अवस्था में बेचारे की मृत्यु हो जाती है। सोचो। चलो अब हम इतना रहने देते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जब मैं ये चीजें समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो आपको बुक से भी पढ़ने में मजा आएगा। जो भी चीजें पढ़ोगे और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स करना का जो आप नोट्स बना रहे हो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।